वो जिससे भजने में राम का नाम न हो, उसी भजने को गाना ना चाहिए। जिससे भजने में राम का नाम न हो, उसे भजने को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए, ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर जाना ना चाहिए। जिससे भजने में राम का नाम न हो, उसे भजने को गाना ना चाहिए। नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आई होप कि आपको भजन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, क्या है कि हमारी चल रही थी अपने आज हमने जैसे स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये तो हमने एक चैप्टर मैंने करवा दिए हैं और नोट्स तो अपने सभी डाल रखे प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएंगे। तो आज हम देखेंगे अपने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो एक बार शेयर कर दो वीडियो को। भजन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये महेंद्र जी अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले कि आप या संख्या में बहुत कम संख्या में जुड़ते हो, तो एक बार वीडियो को शेयर किया करो। आपके जो भी व्हाट्सअप है स्टेटस पे लगा दो, व्हाट्सअप है जो ग्रुप बना रखे उसमें डाल दो एक बार, ताकि सभी दोस्त आ सकें। और महेंद्र जी ताकि ज़्यादा जुड़ते हो तो महेंद्र जी में एनर्जी आती है और अच्छा पढ़ा पाए आपको, ठीक है। तो आपका नाम वाम तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि लगातार अब टाइम इतना है नहीं। और महेंद्र जी रेगुलर पढ़ाएंगे और आपको पढ़ाई पे ध्यान रखना है सिर्फ, जो ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों क्या है कि आपने देखा होगा, जैसे ज्योग्राफी का हमारा प्रथम चैप्टर है भारत, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट बुक जो है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, जो भारत से संबंधित हैं, ठीक है। एक तो विश्व की चलती है, ठीक है, विश्व की ज्योग्राफी, एक भारत की ज्योग्राफी। तो भारत वाला ये है कि जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इसमें देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर देखो, और प्रश्न जो है इसमें से दोस्तों आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महेंद्र जी का अगला जो रिकॉर्ड रहा है पढ़ाई में जो मेरिट रही है बहुत अच्छी रही है। तो 3 सब्जेक्ट को तो आपको महेंद्र जी पे निर्भर हो जाना है। जैसे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। 3 सब्जेक्ट में आपके एक नंबर नहीं करने देंगे, पूरे के 100 में से 100 पक्के। बाकी आप कहीं से पढ़ सकते हो, बुक में से, दूसरी को टीचर की मदद ले सकते हो, लेकिन ये 3 में नेट ट्यूशन करने की जरूरत है ना। आप भी स्कूल भी नहीं जाओगे तो भी आपके पूरे 100 में से 100 आप यूट्यूब पे सिर्फ महेंद्र जी से जो पढ़ाते हैं उनको याद कर लीजिए। आपके पूरे में 100 में से 100 नंबर कोई नहीं काट सकता आप। बिल्कुल दोस्तों। तो देखो क्या है कि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट करवाता हूँ। तो इनको यानी मेरे साथ लगातार जुड़ते रहिएगा, ठीक है। और जो मैं बताता हूँ उनको अच्छे से नोट करिएगा। देखो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई इसमें जनसंख्या की परिभाषा आ सकती है और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, घनत्व क्या है, ठीक है, घनत्व का सूत्र। अब इसी से रिलेटेड हम देखेंगे पूरे चैप्टर को। सबसे पहले देखो जनसंख्या। तो जनसंख्या की परिभाषा संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में, यहाँ पर एक शब्द आया है निश्चित, ठीक है, निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये एक तरीके से क्या होगी, पृथ्वी होगी। इस पृथ्वी पर एक निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो जितनी जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो एक प्रश्न, जनसंख्या की परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। और इसमें आगे बताया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने क्या है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने क्या है, तो याद रखना 102.7 करोड़, ठीक है, 102.7 करोड़ ये क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है, भारत की जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कहने का मतलब यह कि पहला स्थान किसका है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, तो चीन का है। दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा दोस्तों भारत का है, ठीक है। देश में बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर दबाव डालती है, जिसके कारण अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो कई प्रकार का प्रदूषण होगा, कई प्रकार के जैसे हम यानी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, ठीक है।
इसी प्रकार से आगे दे रखा है कि भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। भारत में जो जनगणना है दोस्तों, हमेशा याद रखना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, 10 वर्ष के अंतराल में होती हैं। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन ये क्या है कि कुछ ही क्षेत्र तक सीमित थी, पूरे भारत में नहीं हुई तो कुछ क्षेत्र तक सीमित ही है। हाँ। संपूर्ण जनगणना की बात करें, यानी संपूर्ण जनगणना वो 1881 में हुई थी। ठीक है। 1881। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई भारत की पहली जनगणना कब हुई, अगर ऐसे आ सकता है दोस्तों, तो ये कंफर्म रख लेना इसको। तो कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 करना है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लग जाए संपूर्ण जनगणना कब हुई, तो फिर हमें 1881 करना है। समझ गए? इसी प्रकार से और ये देख सकते हैं आगे संसाधन, ये तो वैसे देखो ये, लेकिन इस शब्द का पता होना चाहिए अर्थ क्या है। संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाता है। यानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखो संसाधन की परिभाषा वैसे कठिन है, ये मैंने बोली वो सरल है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हर वस्तु क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती हैं। इसमें आप देखेंगे प्रकृति प्रदत्त या मानवकृत वे समस्त वस्तु तत्व पदार्थ जीव जिनका गुण रूप स्वामित्व एवं स्थान परिवर्तन करके और अधिक रोचक, सार्थक, उपयोगी एवं बहुमूल्यवान बनाया जा सकता है, जो एक विशेष आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति कर एक विशिष्ट अर्थतंत्र का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो ये संसाधन की बड़ी परिभाषा, चाहो तो आप ये भी याद कर सकते हैं, संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। और आगे देखो यहाँ पर है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो 2.4% है। ऐसे पूछा जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? 10.41%। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्र कितना है, कुल क्षेत्रफल तो 10.41%। यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ विश्व के 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है, यानी विश्व के 17.5% जनसंख्या जो भारत के अंदर निवास करती है, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना क्या है आपको पता होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? ये भारत का क्षेत्रफल है। राजस्थान का पूछे तो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का है। ठीक है। तो ये प्रमुख ध्यान रखना है। फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या वितरण। तो दोस्तों पहले पेज के अंदर हमने देखा था कि भाई जनसंख्या क्या है। ठीक है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ठीक है। तो ये प्रमुख हमने देखा था कि भाई क्षेत्रफल कितना क्या है। लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द जनसंख्या वितरण, वितरण का यहाँ पर मतलब होता है फैलाव। ठीक है। वितरण का मतलब ध्यान रखना फैलाव। तो जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या का फैलाव पृथ्वी सतह। ठीक है। ये कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह कोई भी सतह हो सकती है, कोई भी भूभाग हो सकता है। तो पृथ्वी सतह या उसके किसी भी भूभाग पर जनसंख्या के फैलाव या बिखराव अर्थात मानव निवास की यथा स्थिति या वास्तविक स्थिति को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये एक प्रश्न आया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य। अब जनसंख्या की दृष्टि से हमें बताना है कि भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखो सबसे पहला नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर है। ठीक है। इसी प्रकार है दूसरा है महाराष्ट्र। भारत के अंदर दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है। अब मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश देखो ये प्रमुख, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी नोट करने दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्य आपको याद करने हैं। इसके बाद किसी भी देश में जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का जो फैलाव है वो वहाँ के भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से मानवीय संसाधनों को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की क्या होती हैं? आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समतल मैदान, सघन बसे हुए क्षेत्र ये अन्य पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जनसंख्या कहाँ रहेगी? ठीक है। जनसंख्या ज़्यादातर कहाँ बसेगी? जनसंख्या वहीं पर बसेगी जहाँ पर समतल मैदान है। ठीक है। समतल मैदान है यानी पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या कहाँ आकर्षित होगी? समतल मैदानों में बसेगी जाकर। समतल मैदानों में नदियाँ भी अधिक होगी। हाँ। समतल मैदान पानी की व्यवस्था होगी प्रचुर मात्रा में, या जो समतल यानी वहाँ पर सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होगी। इसी वजह से जो जनसंख्या है वो पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में क्या है कि मैदानी भागों में अधिक निवास करेगी। तो ये ध्यान रखना, यही कहने का मतलब यहाँ पर यही है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखो ये प्रमुख राज्य दे रखे हैं, जैसे कौन कौन से राज्य का प्रमुख क्षेत्रफल दे रखा है, जनसंख्या कितनी क्या है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश।
ये जो है 30% क्षेत्र है और जनसंख्या जो है वो 50%। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई देखो जनसंख्या तो है 50% और क्षेत्र है 30%। यानी ये जो राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये अधिक जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे ये दे रखा है कि जनसंख्या यहाँ पर देखो 4% है और क्षेत्रफल है देखो 16%, फिर भी क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है। जनसंख्या कम है। तो यहाँ पर उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्य प्रमुख हो गए भारत के। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। आगे है दोस्तों जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका महत्व क्या है, तो पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को किस में मापा जाता है, तो प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में इसे मापा जाता है। और इसका फॉर्मूला यानी सूत्र ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे राजस्थान मान लिया जाए, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी क्या है वो आपको ऊपर लिखनी है, और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 इस प्रकार से है, और जो जनसंख्या कुल जनसंख्या वहाँ की जनसंख्या कितनी क्या है तो फिर ऊपर लिखना है। और यानी कि कहने का मतलब यहाँ की कुल जनसंख्या में यानी क्षेत्रफल का भाग दे देना कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हमारे पास जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व है जनसंख्या घनत्व किसी भी देश की उन्नति और भावी विकास के लिए अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, देश की उन्नति करने में सहायक होता है जनसंख्या घनत्व। और आगे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन 1951 में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना था, 1951 में दोस्तों ध्यान रखना 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, लेकिन 1951 में 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में कितना हो गया, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न तो आगे बोर्ड में आया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं, ये प्रश्न पूछा गया आगे दोस्तों। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है, अब की बार 2022 के अंदर आया हुआ है ये प्रश्न कि जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये प्रमुख है, जैसे जलवायु है, धरातल है, खनिज संसाधन है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक है, परिवहन के संसाधन है, राजनीतिक आर्थिक कारक हो गए। ठीक है, जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला। ठीक है, धरातल, जहाँ भूमि जो समतल होगी तो वहीं पर जनसंख्या अधिक आकर्षित होगी। ठीक है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या यानी समतल मैदानों में अधिक निवास करेगी। खनिज संसाधन, वहाँ पर खनिज संसाधन होंगे तो लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी एक प्रमुख कारक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक है, परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए, राजनीतिक आर्थिक कारक, ये प्रमुख जो है ये जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले कारक हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और नकारात्मक परिवर्तन को जनसंख्या ह्रास या कमी कहते हैं। ये देख जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आप ये याद कर लोगे तो दोस्तों यानी आपको ये भी पता चल जाएगा कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। कैसी वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। और जो नकारात्मक परिवर्तन होगा वो कहलाएगा जनसंख्या ह्रास या जनसंख्या की कमी। नकारात्मक वृद्धि ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि भी कहलाती है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हमारे यानी ये परिभाषा आपको याद करनी है, 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आगे हैं दोस्तों स्थिरता। स्थिरता का क्या मतलब है, स्थिरता का मतलब होता है जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को जनसंख्या स्थिरता कहते हैं। शून्य परिवर्तन कैसे है, जन्म दर जो है वो कैसा है, जन्म दर भी उच्च और मृत्यु दर भी उच्च। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, तो यानी जनसंख्या में क्या है, स्थिरता। जनसंख्या में शून्य परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या स्थिरता कह देंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक तो प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित घटक, ये 2 प्रकार के जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं। प्राकृतिक घटक के अंदर आप देखेंगे
जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अब आप सोच रहे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटकों को हम ऐसे लिखेंगे कि प्राकृतिक घटक, अभिप्रेरित घटक, इस प्रकार से लिखेंगे। ऐसे लिखो तो ठीक है, बाकी आप लिख सकते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है जनगणना। ये तो आपने देख ली, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या वो कितनी है, क्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी और 2001 में 102.7 करोड़ थी। इस प्रकार निरपेक्ष वृद्धि कितनी क्या हुई, तो 18.3% आपको करना, 18.3 करोड़, ये निरपेक्ष वृद्धि हुई। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र है साल के अंत में जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ में जनसंख्या बटा साल के प्रारंभ में जनसंख्या, और यहाँ पर लिखा है भाग नहीं है दोस्तों, गुणा करना है, गुणा 100, ठीक है। जैसे साल के अंत में जनसंख्या, इसको हमने मान लिया जैसे P1, ठीक है। P1 यानी साल के प्रारंभ में, सॉरी यहाँ पर P2 माना मैंने, साल के प्रारंभ में जनसंख्या को, साल के अंत में जनसंख्या को P2 माना है, और P1 को यानी साल के प्रारंभ में जनसंख्या है। कैसे हैं अभी देखते हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि दर बराबर हो गया P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100, इस प्रकार से आया। तो यहाँ पर देखेंगे P2 मतलब साल के अंत में जनसंख्या, P2 मतलब साल के अंत में जनसंख्या, माइनस P1 आप देखेंगे साल के प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है, और गुणा लगाया 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई साल के अंत में जनसंख्या क्या थी और वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या वो क्या थी, ठीक है। इस प्रकार से लिखकर आप कर सकते हैं इसको, जनसंख्या वृद्धि दर को, ठीक है। वही लिखना, सबसे पहले साल के अंत में जनसंख्या क्या है। जैसे साल के अंत में हमने अभी देखा दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमने क्या देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 पॉइंट ऊपर थी करोड़, ठीक है, लगभग। 2001 की जनगणना के अनुसार हमने देखा था कितनी थी, 102.7 करोड़, इस प्रकार से थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे साल के अंत में जनसंख्या, तो आप देखेंगे 2001 पहले आती है, 2011 पहले आती है, 2001 पहले आती है। तो यहाँ पर देखेंगे साल के अंत में जनसंख्या, यानी साल के अंत में जनसंख्या कौन सी आएगी, 2001 से पहले, 2011 यानी अंत में आ रही है, 2001 तो पहले आ जाएगा। तो यानी अंत में जनसंख्या 121 करोड़ है, और माइनस आपको ये 2001 की जनगणना यानी 102.7 करोड़ है। इस प्रकार से आप करेंगे, नीचे भी P1 साल के प्रारंभ में जनसंख्या आएगी और इंटू 100 से करना है, और इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो आएगा 17.81%। ये हमारी क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे वैसे, और नहीं कर पाओ तो दोस्तों मेरा वीडियो डाल रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आगे है दोस्तों जनसंख्या को लेकर प्रमुख प्रावस्था। जैसे प्रावस्था, ये भारत में प्रमुख जनसंख्या को लेकर प्रमुख प्रावस्था के बारे में बताया हुआ है। इसमें 4 प्रमुख प्रावस्था है। जैसे प्रावस्था 1, इसमें 1901 से 1921 की अवधि की बात की गई है। इसमें क्या है कि स्थिर प्रावस्था थी, ठीक है। वृद्धि दर जो थी वो बिल्कुल निम्न थी, क्योंकि देखो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थे, उच्च थे। देखो दोनों उच्च का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, ठीक है। क्यों मरे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था। क्यों था, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो थे वो अशिक्षित थे। इस वजह से क्या है कि इसके अंदर जन्म दर भी ऊँच था और मृत्यु दर भी ऊँच था, यानी ज़्यादा जन्म थे और ज़्यादा ही मरते। तो ये हमारी प्रावस्था क्या हो गई, 1901 से 1921 की अवधि के बीच ये भारत की हो गई, ठीक है। इसके बाद प्रावस्था नंबर 6, 1921 से 1951 के बीच की बात है। देश भर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। परिवहन तथा संचार तंत्र की प्रणाली में सुधार हुआ। जन्म दर ऊँच है और उच्च बने रही। कहने का मतलब यहाँ पर कि प्रावस्था नंबर 6 में क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो शिक्षित थे, ठीक है, पढ़े लिखे ज़्यादा थे। अब पढ़े लिखे ज़्यादा थे तो दोस्तों यानी जो है स्वास्थ्य यानी स्वच्छता का ध्यान रखने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि देश भर में स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया, ठीक है। अब यानी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं रखेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो भाई मृत्यु दर तो नीचे होगी, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो जन्म दर जो है वो इसमें क्या रही, उच्च रही, और मृत्यु दर जो बिल्कुल निम्न हो गई, ठीक है, निम्न। तो ये है हमारी प्रावस्था नंबर 6। इसके बाद बात करते हैं प्रावस्था नंबर 6 की। तो 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसके कारण देखो मृत्यु दर में कमी आना, प्रवास, बांग्लादेश, पाकिस्तान से नेपाल, इस प्रकार से भारत में बसने लगे। औसत वार्षिक दर जो रही वो 2.2% रही है। प्रावस्था नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसे विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या विस्फोटक अवधि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। क्यों, कारण था कि मृत्यु दर में बिल्कुल कमी आ गई। मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जैसे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, ये सब भारत में आ गए। तो इस प्रकार क्या है कि इसे विस्फोटक अवधि के रूप में भी जाना जाता है। और जो औसत वार्षिक वृद्धि दर जो रही वो 2.2% रही। इसके बाद प्रावस्था नंबर 6 की बात करें तो प्रावस्था नंबर 6 जो है इसमें क्या हुआ, इसमें 1981 के दशक के बाद भी जनसंख्या जो है वो उच्च बनी रही, परंतु बाद में धीरे धीरे मंद गति हो गई। और कारण क्योंकि लड़कियों के विवाह की उम्र जो है वो बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा।
आगे आप देख सकते हैं, लेकिन देश में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। विश्व रिपोर्ट भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को स्पर्श करेगी। यानी ये बताया हुआ है कि भाई जो भारत की जनसंख्या 2011 में हमने देखी तो 121 करोड़ थी, लेकिन आने वाले समय के अंदर 135 करोड़ के लगभग हो जाएगी, इस प्रकार से बताया हुआ है। भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय भिन्नता, जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या है केरल की। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो याद रखना सिक्किम की है दोस्तों, सिक्किम की। ठीक है, सिक्किम करना है आपको, सिक्किम करना है। शासित प्रदेश दिल्ली और छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप करना है आपको। क्या करना है? लक्षद्वीप। इसके बाद भारत में जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो किशोरों की वृद्धि है। 2011 के जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का जनसंख्या 20.9% है, जिसमें से 72.7% किशोर तथा 46.3% किशोरियाँ सम्मिलित हैं। इसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रीय युवा नीति वाला, NYP। ठीक है, NYP राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में ये प्रारंभ की गई थी। इस नीति में क्या है कि 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा नीति हो गई। इसके बाद है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या है? तो जनसंख्या के अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानवीय जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा एवं साक्षरता और शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। इसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद कर लेनी है दोस्तों, ये समझाने की बात नहीं है ये। ठीक है, जनसंख्या संगठन की परिभाषा नोट कर लेनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या के अनुपात को हम ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन कहते हैं। अब ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या के बीच क्या अंतर है? अंतर पूछा जाए तो जैसे गाँवों में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या, नगरों में रहने वाली जनसंख्या नगरीय जनसंख्या। गाँवों में क्या है? दोनों के बीच अंतर है। ये आजीविका के लिए क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, और ये क्या है? जैसे व्यापार है। ठीक है, ये द्वितीय क्रिया पर आधारित होते हैं, ये प्राथमिक क्रिया पर। बिहार या सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो अधिक है। ठीक है, इसके बाद है देखो भाषाई संगठन। तो भारत जो है वो भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रेसन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 28 में देश में 179 भाषाएं हैं, जिसमें से 544 के बोलियाँ लगभग 22 भाषाएं अनुचित हैं। 544 तो बोलियाँ हैं और 22 भाषाएं जो है वो अनुसूचित हैं। किसके अनुसार? ग्रेसन के अनुसार 1903 से 28 में देश में कितनी भाषाएं हैं? 179 भाषाएं हैं, जिसमें से 22 अनुसूचित हैं और 544 के लगभग बोलियाँ हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, परसेंट जो है वो सर्वाधिक है हिंदी बोलने वाले का। ये भी आ सकता है दोस्तों बड़े नंबर के अंदर कि श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। जैसे आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ये 3 प्रकार के प्रमुख श्रमिक हैं। मुख्य श्रमिक क्या है? सीमांत श्रमिक क्या है? अश्रमिक क्या है? मुख्य श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो एक वर्ष में कम से कम, ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने काम करते हैं, वो तो होते हैं मुख्य श्रमिक। जो 183 दिन से कम दिन काम करते हैं वो होते हैं सीमांत श्रमिक। जो कुछ भी श्रम नहीं करते हैं वो हैं अश्रमिक। और परिभाषा आप देख सकते हैं, ये प्रमुख परिभाषा दे रखी है। और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 39.8% है सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक। ठीक है, इसके बाद अश्रमिक जो है वो 60% है, यानी जो श्रम नहीं करते हैं। एक प्रश्न ये है व्यावसायिक संवर्ग वाला के सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने प्रमुख संवर्गों में बांटा है? तो 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा दोस्तों। कृषि है, कृषि मजदूर है, घरेलू औद्योगिक श्रमिक है और अन्य श्रमिक है। तो ये भी चारों आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों यह आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जनसंख्या, वेतन, घनत्व, वृद्धि और संगठन वाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और नोट्स भी मैंने आपको सभी को पढ़कर सुना दिए हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।